हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है अभी चल रहे हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रहने वाला है आपका, उसका नाम है अपने लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम यानी जो लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम जो पेपर है उसकी पीडीएफ आपको मैसेज करोगे व्हाट्सएप तब मिलेगी। और लेकिन आप क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और उसको लाइक नहीं करते। मैं देखो, अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये लास्ट वीडियो है आपके, बाकी आगे कोई भी हेल्प नहीं होगी। क्योंकि आपका अगर एक लाइक भी नहीं जाता है, वीडियो को अच्छे से आप देख लेते हो पूरा, और एक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते, फिर देखो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। तो सबसे पहली बात अगर यही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी पीडीएफ लेनी है तो वो कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है चैनल की। पीडीएफ टेलीग्राम पर भी आ सकती है और व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थी जानकारी। बाकी नेक्स्ट करते हैं हम बात प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है कि भाषा अर्जन और विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा अर्जन और विकास। भाषा अर्जन क्या है? तो भाषा अर्जन और विकास की प्रक्रिया एक जटिल मानसिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो भाषा अर्जन और विकास की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसके अंदर एक तो अपने शारीरिक होती है और एक मानसिक और एक सामाजिक और एक शारीरिक संज्ञानात्मक प्रकार के उसकी क्या होती है, भूमिका होती है। बात करते हैं हम सबसे पहले भाषा अर्जन की। तो भाषा अर्जन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई बच्चा अपने परिवेश से भाषा को स्वतः सीखता है बिना औपचारिक शिक्षा के। ये आमतौर पर 0 से 6 वर्ष की आयु में पाया जाता है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है कि भाषा अर्जन की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या है विशेषताएं? ये प्राकृतिक और अनायास होती है। इसमें पर्यावरणीय संपर्क जैसे माता पिता, भाई बहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दूसरा अगला पॉइंट है कि ये प्रक्रिया सुनने और दोहराने पर आधारित होती है। फिर नोम चॉम्स्की ने इसे यूनिवर्सल ग्रामर से जोड़ा, यानी हर बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की जैविक योग्यता लेकर आता है। यानी जो नोम चॉम्स्की होते हैं मनोवैज्ञानिक, वे क्या करते हैं, इस जो भाषा अर्जन है उसको यूनिवर्सल ग्रामर से जोड़ते हैं कि बच्चा जो भी जन्म लेता है वह सार्वभौमिक सत्य है, वह जैविक योग्यता रखता है। इस प्रकार की बात करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि भाषा अर्जन की अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली अवस्था है ध्वनि अनुकरण अवस्था। 0 से 6 माह बच्चा ध्वनियों को पहचानना शुरू करता है। दूसरी है कुकिंग अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष बच्चे स्वर और व्यंजन निकालकर ध्वनि मिलाते हैं। तीसरा है शब्द निर्माण व्यवस्था, यानी 1 से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा सरल शब्द बोलने लगता है। माँ, पानी आदि ऐसे जो शब्द होते हैं वो सबसे पहले बोलने लगता है। चौथा पॉइंट क्या है? वाक्य निर्माण करना। जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है, तो बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं जैसे माँ, उसको मिलाकर वो अलग शब्द बना लेता है, यानी बड़े शब्दों का निर्माण करता है। फिर 5वां पॉइंट आता है व्याकरणिक संरचना अवस्था। तो उसमें भी 3 से 6 वर्ष का बच्चा होता है, उस समय बच्चा व्याकरण के नियमों का प्रयोग करना सीख जाता है। जब बच्चा दूसरी क्लास के अंदर, तीसरी क्लास के अंदर पढ़ता है, उसको भी पता लगता है कि मैं खाना खाऊंगा, ऐसे व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग करता है। या मान लो मैं खेलने जा रहा हूँ, यानी वे शब्द टूटे फूटे नहीं बोलता है, बल्कि उसको व्याकरण की दृष्टि से अपने आप अंदर लागू कर लेता है। फिर अगला दूसरा पॉइंट आता है भाषा विकास। भाषा विकास का तात्पर्य है कि भाषा कौशलों का क्रमिक, संगठित और व्यवहारिक रूप से विस्तार। इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी शामिल होते हैं। फिर अगला क्या है? भाषा विकास के घटक। तो कौन कौन से होते हैं भाषा विकास के घटक? पहला श्रवण कौशल, दूसरा वाचन कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा होता है लेखन कौशल। 4 ही कौशल होते हैं, श्रवण, पठन, लेखन कौशल। ठीक है, तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से दोस्तों, वो आपको याद करने। पहला है पारिवारिक वातावरण, दूसरा शिक्षा प्रणाली और अध्यापक का योगदान, तीसरा सामाजिक सहभागिता और चौथा होता है बच्चे की बौद्धिक क्षमता, बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, बच्चे की बुद्धि कैसी है। और अगला पॉइंट है मीडिया और तकनीकी संसाधन, क्योंकि आज के समय में बालक, अगर उसको हम मोबाइल देंगे, फ़ोन देंगे या टेक्नोलॉजी का हम उसको थोड़ा गलत दुष्प्रभाव देंगे, तो वो भी क्या करता है, लेखन कौशल को प्रभावित करता है बाल को। फिर इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष ये है कि भाषा अर्जन और विकास की प्रक्रिया एक सतत प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जन्म के पहले 6 वर्षों में भाषा अर्जन की नींव पड़ती है और इसके बाद विद्यालयीन शिक्षा व सामाजिक अनुभव के माध्यम से भाषा का विकास होता है। इसलिए अनुकूल वातावरण, सही मार्गदर्शन और संवाद की अधिकता इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है दूसरा क्वेश्चन?
कक्षा शिक्षण में भाषा की विधियों के प्रयोग पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। कक्षा शिक्षण में भाषा की विधियां, लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन क्लासरूम, यानी जो भाषा शिक्षण होता है, कक्षा शिक्षण होता है, उसकी विधियां होती है, कक्षा में किस प्रकार काम आती है, उसका प्रयोग कैसे होता है, तो वो शिक्षण को प्रभावशाली, रोचक, परिणामदायक बनाने हेतु निर्माण किया जाता है। विभिन्न विधियां विद्यार्थियों की उम्र, स्तर, उद्देश्य और भाषा के स्वरूप के आधार पर अपनाई जाती है। नीचे प्रमुख भाषा शिक्षण विधियों का वर्णन किया गया। जो पहला है व्याकरण अनुवाद विधि। पहली कौन सी विधि है दोस्तों? व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये पारंपरिक विधि है जिसमें छात्रों को व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं और मातृभाषा के माध्यम से अनुवाद करवाया जाता है। विशेषता क्या है? एक तो व्याकरण पर बल देते हैं इसमें, और दूसरा है पाठों का मातृभाषा में अनुवाद होता है। ये जो पाठ होता है उसका क्या होता है? मातृभाषा में अनुवाद। तीसरा रटंत प्रणाली पर आधारित होती है। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट मेथड। इसमें भाषा को उसी भाषा में सिखाया जाता है जैसे बच्चे मातृभाषा सीखता है। विशेषताएं केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगला है वार्तालाप एवं मौखिक अभ्यास पर बल देते हैं। और तीसरा है व्याकरण नियमों की अनौपचारिक समझ भी इसके अंदर होती है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? सर्वदर्शी विधि, जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेलीविजन सुनने के माध्यम से। जैसे आप अभी अगर सीख रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, तो किस कौशल के माध्यम से? सर्वे भी है और ये दृश्य भी है। दृश्य कैसे? तो सुन भी रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूँ, और आप दृश्य भी है क्योंकि आप देख रहे हो, साथ साथ वीडियो पढ़ भी रहे हो, तो ये होता है सर्वदर्शी विधि। इसमें चित्र, चलचित्र, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। विशेषताएं सर्वे और दृश्य सामग्री का प्रयोग होता है। छात्रों में रुचि और समझ विकसित करना, सही उच्चारण और सुनने की क्षमता का विकास करना इसके अंदर पाया जाता है। फिर आता है दोस्तों संप्रेषणात्मक विधि, यानी ये विधि छात्रों की बोलचाल और संवाद क्षमता को विकसित करने पर केंद्रित होती है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो अर्थपूर्ण संवाद पर बल देता है, समूह कार्य भूमिकाएं चर्चा करता है, त्रुटियों को सहजता से लिया जाता है। अगला 5वां पॉइंट आता है कार्य आधारित विधि। कार्य आधारित विधि या टास्क बेस्ड मेथड। इसमें छात्रों को विशेष कार्य जैसे साक्षात्कार, रिपोर्ट लेखन देकर भाषा सिखाई जाती है। विशेषता इसकी यही है कि वास्तविक जीवन से जुड़ी गतिविधियां होती है, भाषा का व्यवहारिक प्रयोग होता है, सीखने में सक्रिय भागीदारी होती है। 6वां पॉइंट आता है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें विद्यार्थी शिक्षक के उच्चारण और भाषा प्रयोग की नकल करते हैं। दोस्तों विशेषता इसकी दोहराव पर बल देते हैं अनुकरण में, और उच्चारण और सुनने के कौशल का विकास होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो अनुकरण विधि होती है उसके अंदर हम जैसे जैसे बच्चे को कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, हम जो बोलेंगे बच्चा वैसे वैसे रिपीट करेगा, उसको अनुकृत करेगा, वही होता है अनुकरण विधि। क्या होती है? अनुकरण। इसका निष्कर्ष क्या है? इस प्रश्न का निष्कर्ष यही है कि कक्षा शिक्षण में उपयुक्त विधियों का चयन विद्यार्थी की आवश्यकता, स्तर और लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए। कभी कभी विभिन्न विधियों का समन्वय कर भी प्रभावी शिक्षण अनुशूचित किया जा सकता है। ये होता है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में त्रिभाषा सूत्र की भूमिका का विस्तृत वर्णन करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपकी परीक्षा का, याद करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना इसको। तो भारत एक बहुभाषी देश है जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा नीति में भाषा के चयन को लेकर संतुलित बनाए रखना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से त्रिभाषा सूत्र को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लागू किया गया, और ये सूत्र भाषा शिक्षा को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भों से जोड़ता है। फिर अगला त्रिभाषा सूत्र का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य की बात करते हैं हम। त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है कि एक विद्यार्थी को विद्यालय शिक्षा के दौरान 3 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। पहला मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा या अन्य भारतीय भाषा, तीसरा है अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा। तीसरा कौन सा है? अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा। तो ये दोस्तों 3 भाषाएं जो होती है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आती हैं। फिर इसमें यह ध्यान रखा गया है कि हर छात्र को उसकी स्थानीय संस्कृति से भी जुड़ा रखा जाए, साथ ही वे राष्ट्रीय संवाद, वैश्विक संचार में सक्षम हो। त्रिभाषा सूत्र की भूमिका क्या है? तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा का सशक्त आधार, बालक अपनी मातृभाषा में सहजता से सोचता और समझता है। त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से मातृभाषा को प्राथमिकता देने में बच्चों की समझ होती है, अभिव्यक्ति और सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना। कैसे? तो हिंदी को भारत की संपर्क भाषा माना गया है। हिंदी को क्या माना गया दोस्तों? भारत की संपर्क भाषा। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी के समावेश से देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में एकता और पारस्परिक संवाद को बढ़ावा मिलता है। अंग्रेजी के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी होती है। यानी कुछ लोग भी ये भी भ्रम रखते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी,
कुछ लोग बोलते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी हिंदी है, बल्कि ये गलत है, क्योंकि भारत की राजभाषा है, संपर्क भाषा है। हम आमतौर बोल चाल में काम लेते हैं या कागजों की कार्रवाई में काम लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी को, बल्कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि आधुनिक युग में अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। आधुनिक युग के अंदर अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, जो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अंग्रेजी का अध्ययन विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा, विज्ञान और व्यवसाय के क्षेत्र में सक्षम बनाता है। क्योंकि आज कोई भी एग्जाम होते हैं, मान लीजिए कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर इंग्लिश को भी महत्व देते हैं, हिंदी को भी देते हैं, तो साथ में आपकी इंग्लिश भी अच्छी तैयार होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है भाषाई विविधता का सम्मान और संरक्षण। ये सूत्र क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा में शामिल कर उन्हें सम्मान और संरक्षण देता है। इससे भाषाई असमिता और सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। पांचवा पॉइंट क्या आता है, संपूर्ण मानसिक विकास में सहायक। कैसे, तो बहुभाषी शिक्षा से विद्यार्थियों की स्मृति, चिंतन और संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। इससे वे बहुभाषिक परिवेश में सहज हो जाते हैं। समालोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है इसका, तो यही दृष्टिकोण है कि पहला, क्रियान्वयन में असमानता। क्रियान्वयन में असमानता कैसे, तो देश के विभिन्न राज्यों में इस नीति का अनुपालन समान रूप से नहीं हो पाया है। कई स्थानों पर यह केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। दूसरा पॉइंट है दक्षिण भारत में विरोध। दक्षिण भारत के कई राज्यों में हिंदी को थोपने का विरोध होता रहा है, जिससे इस सूत्र की स्वीकार्यता में बाधा आई है। तीसरा पॉइंट है योग्य शिक्षकों की कमी। तीन भाषाओं के लिए पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या आ रही है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में। विशेषतः कौन से क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त बोझ का अनुभव भी है, क्योंकि विद्यार्थियों पर तीन भाषाओं का अध्ययन करना एक अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ की तरह अनुभव हो सकता है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जो भी छोटे बच्चे होते हैं। अगला पॉइंट है अपना नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत। अगली जो नई शिक्षा नीति है जो लागू कर दी गई है, उसके आधार पर क्या तथ्य है, तो दोस्तों नवीन शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा सूत्र को लचीलापन प्रदान किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की रुचि के अनुसार किया जाएगा, परंतु प्राथमिकता भारतीय भाषा को नहीं दी जाएगी। निष्कर्ष इसका यही है कि त्रिभाषा सूत्र भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भाषा के माध्यम से विद्यार्थी को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जोड़ता है। यद्यपि इसके क्रियान्वयन में चुनौतियां हैं, फिर भी ये सूत्र भाषाई समरसता, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक समझदारी को विकसित करने का सशक्त माध्यम बन सकता है। यदि इसे नीति के साथ साथ व्यवहार में भी ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये क्या कर सकता है, ये अच्छा साधन बन सकता है। ये था दोस्तों त्रिभाषा का सूत्र। मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना आप कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से क्या पता सर को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। आपको नहीं करना लाइक, बस मैंने तो इतना ही बोला है कि मैं आपकी वीडियो के माध्यम से अच्छी हेल्प कर रहा हूँ, आप अच्छे नंबर ला पाओगे और आप परीक्षा में अच्छे लिख पाओगे। तो आप एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो आपका क्या फ़ायदा बताइए। अगर आपको आगे भी पेपर और वीडियो ऐसे ही चाहिए तो आप पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले आपको सुलभ रूप से प्राप्त हो सके। चौथा प्रश्न है आपके लिए, शिक्षक के लिए भाषिक दक्षता क्यों आवश्यक है, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। शिक्षक का कार्य, प्रमुख कार्य ज्ञान का संप्रेषण करना है। यानी जो शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, उसका सबसे प्रमुख जो कार्य होता है उसका ज्ञान को संप्रेषण का मतलब होता है दूसरे लोगों तक पहुंचाना। जैसे आप बोलकर बोला सकते हैं, ये बोलकर पहुंचा सकते हैं, श्याम पट पर लिखकर पहुंचा सकते हैं। यानी जो ज्ञान होता है शिक्षक के अंदर, उसको दूसरे लोगों तक भाषाई आधार पर, मौखिक आधार पर, लिखित आधार पर उसको क्या करना है, विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। तो यही शिक्षक का प्रमुख क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही संभव होता है, इसलिए किसी भी शिक्षक के लिए भाषिक दक्षता अत्यंत आवश्यक होती है। भाषिक दक्षता का अर्थ है शुद्ध, स्पष्ट, प्रभावशाली और उपयुक्त भाषा में विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होना क्या है दोस्तों, भाषिक दक्षता माना जाता है। फिर कुछ लोग बोलेंगे ये सर छोटा वाला क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, साथ में छोटे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जो परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं ना, यहीं से निकलते हैं, एक एक प्रश्न यहाँ से बनता है। बस आपको थोड़ा गौर करके पढ़ने की और सुनने की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है शिक्षक के लिए भाषिक दक्षता की आवश्यकता। तो पहला पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए भाषा शिक्षक और छात्र के बीच सेतु का कार्य करती है। शिक्षक यदि स्पष्ट और सटीक भाषा में विषय को समझाता है तो छात्र आसानी से उसे ग्रहण कर पाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, विषय वस्तु को सुगमता से प्रस्तुत करने हेतु शिक्षक को पाठ्य सामग्री को सरल भाषा में समझाने की आवश्यकता होती है। भाषिक दक्षता होने पर वह कठिन विषयों को भी उदाहरणों के माध्यम से सरल बनाकर प्रस्तुत कर सकता है। यानी जो भी शिक्षक होता है, पाठ्य सामग्री जैसे आपका सब्जेक्ट एक्सएसटी है या हिंदी है या कोई भी सब्जेक्ट है, तो अगर आपको उसमें कठिनाई आ रही है
या थोड़ा भाषा क्लिष्ट लग रही है या शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर के अंदर ऐसी क्वालिफिकेशन होती है, उसके अंदर ऐसी योग्यता होती है, तो वो आपको एक उदाहरण के माध्यम से या कोई भी एक अटैचमेंट दे के आपको समझा सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता होती है, उसने अच्छा अधिगम किया है, उसने ऐसी प्रक्रिया की है, तैयारी की है, इसलिए आपको उसमें सक्षम बनाने में या आपको समझाने में वो क्या होता है, अधिक अच्छा होता है। तीसरा पॉइंट है प्रश्नों के उत्तर देने और संदेश समाधान में सहायक होना। विद्यार्थी जब प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर देने में भाषा की स्पष्टता होना, विनम्रता होना, तार्किकता आवश्यक होती है। एक दक्ष भाषा प्रयोगी शिक्षक ही ये कार्य कुशलतापूर्ण कर सकता है। यानी आप शिक्षक हो, भावी शिक्षक बोल सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप बीएड कर रहे हो, आपकी परीक्षा हो रही है, तो आप भी आगे चलकर चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या लेक्चरर, थर्ड ग्रेड कोई भी टीचर बनोगे, तो आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन कब होगी, जब आप अच्छे से इसको सीखोगे, जब आप इसको अपने जीवन में उतारोगे, तभी आपके अंदर भी ये गुण आएंगे। क्योंकि क्यों बता रहे हैं आपको, हमें ये सब्जेक्ट हमें क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा है, आपके एग्जाम है, तो आपके अंदर ये चीज़ अगर आपको सीखोगे, तभी आप बच्चों को भी ऐसे गुण दे सकोगे और बच्चों को भी ये बता सकोगे आप ऐसे ऐसे पढ़ो। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, पठन पाठन सामग्री तैयार करने हेतु शिक्षकों को पाठ योजनाएं, नोट्स, अभ्यास प्रश्न, रिपोर्ट्स आदि लिखनी पड़ती है। यदि उसमें भाषा त्रुटिपूर्ण होगी तो विद्यार्थियों को गलत जानकारी मिल सकती है। अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ थोड़ा भी गलत बोलूंगा या मान लो थोड़ा कुछ सन गलत बता दिया या कुछ भी डाउट बता दिया, तो उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, विद्यार्थी को करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गलती होगी, उसका सुधार खुद करना पड़ेगा। अगला 5वां पॉइंट क्या है, विद्यार्थियों में भाषिक विकास हेतु प्रेरक। शिक्षक यदि स्वयं भाषिक रूप से दक्ष होता है तो उसके बोलने, लिखने और पढ़ने की शैली से विद्यार्थी भी प्रेरित होते हैं और भाषा में सुधार करते हैं। छठा पॉइंट है इसके अंदर, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के संप्रेषण के लिए। कैसे, तो भाषा के माध्यम से ही शिक्षक सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का संचार करता है। यदि शिक्षक भाषा में दक्ष होगा तो वह प्रभावशाली ढंग से इन मूल्यों को विद्यार्थियों में विकसित कर सकेगा। 7वां पॉइंट क्या है दोस्तों, 7वां पॉइंट है कि कक्षा शिक्षण में प्रेजेंटेशन स्किल और संवाद कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रेजेंटेशन यानी कोई भी विद्यार्थी है, उसको स्किल के आधार पर उसको कक्षा के अंदर पेश करना कि इस विद्यार्थी के अंदर ये योग्यता है। संवाद कौशल, उसको बोलने का मौका दिया जाना, ताकि प्रेजेंटेशन देंगे तो उसकी जो वाचिक योग्यता है या बोलने की जो संख्या है उसका खुलेगा। कारण क्योंकि हम उसे अगर मौका नहीं देंगे प्रेजेंटेशन या संवाद कौशल बोलने का, उसको मौका नहीं देंगे, तब वो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए तो क्या करते हैं, जब आपके बीएड चल रही होती है तो आपको भी क्या करते हैं, आपको एक माइक्रो टीचिंग होती है, आपको क्लास के अंदर 45 मिनट की, 30 मिनट की एक पीरियड देते हैं, ताकि आप सीख सके, अपने साथ वाले साथियों को पढ़ा सके, ताकि आने वाली परीक्षा में आपके लिए फायदा हो और आपकी वो हिचक दूर हो। हर एक परीक्षा का प्रश्न आपके, मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों से, आगे जो पेपर आएंगे उनमें भी आपको जो बोल बता रहा हूँ बातें वो भी आएगी। ठीक है। निष्कर्ष इसका यही है कि इस प्रकार भाषिक दक्षता शिक्षक की व्यावसायिक क्षमता का मूल आधार है। यदि शिक्षक भाषिक रूप से सक्षम है तो वह न केवल विषय को प्रभावी रूप से पढ़ा सकता है, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए पहले एक दक्ष भाषा प्रयोगी बनना आवश्यक है। कौन कौन इस बात से सहमत है, क्योंकि आप केवल पेपर के लिए नहीं बल्कि आने वाले शिक्षक बनने के लिए भी आपके लिए ये बात महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप सुस्पष्ट अच्छी भाषा और आपके अंदर अच्छी बोलने की क्षमता है, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि पेपर पास करने से नहीं होता है, बल्कि उनको समझाने का तरीका और आपकी बोलने की जो अभिव्यक्ति होती है वह मैटर करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उच्चारण दोषों के आधार पर उपाय सुझाइए। तो उच्चारण दोष भाषा सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली वे त्रुटियां होती है जिसमें शब्दों के सही उच्चारण में प्रकृति या विकृति आ जाती है। ये दोष व्यक्ति की बोलचाल, प्रस्तुति, संप्रेषण को प्रभावित करता है। इन दोषों के कई कारण होते हैं, जैसे शारीरिक विकृति, जैसे जीभ या होठ की संरचना और क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, श्रवण दोष होना, अभ्यास की कमी आना, शिक्षण विधि की त्रुटियां होना। तो जैसे आप इसको एक एक समझिए, यानी जैसे जीभ या होठ की संरचना, प्रत्येक लोगों की क्या होती है, अलग अलग संरचना होती है। किसी के होठ अलग होते हैं, लड़की होती है या लड़के होते हैं, उन सब में क्या होती है, अलग अलग विकृति पाई जाती है। ये क्षत्रिय शारीरिक हो गई है। क्षेत्रीय भी होते हैं, जैसे अपने बांसवाड़ा हो गया, बीकानेर हो गया या जयपुर है, तो हर प्रकार की अलग अलग बोली होती है। कोई शब्द किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, तो उनमें भी क्या आती है, दोष आता है। श्रवण दोष भी होता है, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ तो कोई सुनने में जैसे मान लो कोई त्रुटि आ जाती है तो भी श्रवण दोष हो जाता है। या अभ्यास की कमी होती है, पढ़ने नहीं बार बार तो भी कमी आ जाती है। ये सब क्या होती है, त्रुटियां हमें देखने को मिलती है।
फिर है उच्चारण दोषों के सुधार के उपाय क्या होना चाहिए। तो पहला है श्रवण अभ्यास, शुद्ध भाषा का श्रवण कराना, जैसे समाचार, कहानी या कविता का ऑडियो सुनवाना, जिससे सही ध्वनियों की पहचान हो सके या की जा सके। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट है दर्पण अभ्यास, मिरर प्रैक्टिस। छात्रों को दर्पण के सामने बोलने को कहा जाए ताकि वे अपनी जीभ, होठ और मुख के संचालन का अवलोकन कर सके, उनको भी ये प्रैक्टिस करवानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत अभ्यास, दोष युक्त ध्वनियों का बार बार अभ्यास कराना, जैसे स, से का भेद या र और ल का सही उच्चारण होना, क्योंकि वर्णों का सही उच्चारण अगर आपका होगा तभी आप उसको स्पष्ट और सुबोध बोल सकोगे, क्योंकि उसके अंदर त्रुटि आए बिना नहीं रह सकती। फिर आप जैसे ए बोलते हो और एक ए बोलते हो, दोनों ही आप बोलने के अंदर सेम आ गए, लेकिन उसको शुरुआत वाले को क्या बोलते हो, अ बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है, इसलिए कहते हैं कि उनको भी सही सीखना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है शारीरिक उपचार, यदि उच्चारण दोष का कारण शारीरिक है तो चिकित्सीय परामर्श आवश्यक होता है। अगर आपके बोलने के अंदर, मुंह के अंदर तकलीफ है, कोई होठ के अंदर तकलीफ है, तो आपके लिए क्या परामर्श है, आप चिकित्सक डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज करवाइए। पांचवा पॉइंट है चित्रों व ऑडियो विजुअल माध्यमों का प्रयोग सही उच्चारण के लिए ऑडियो वीडियो सामग्री अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है। जैसे मैं भी अगर आपके सामने बोल रहा हूँ तो एक तो आप सुन रहे हो साथ में और आप एक देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं और क्या गलत बोल रहे हैं या क्या सही बोल रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमें स्पष्ट और प्रभावी सिद्ध होता है। छठा पॉइंट है भाषिक खेल एवं गतिविधियां, जैसे क्विज, कविता पाठ, संवाद, अभ्यास आदि के माध्यम से अभ्यास करवाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर इस प्रकार यदि सुनिश्चित किया जाए तो उच्चारण भाषा दोषों को प्रभावी रूप से सुधारा जा सकता है, जिससे भाषा का संप्रेषण अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। अभी तक लाइक नहीं किया जिसने, वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजें, क्योंकि आपके एक प्रयास से, आपके सहयोग से दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी और वो भी परीक्षा में अच्छा करके आएंगे। आप ये मत सोचिए केवल मेरे अच्छे नंबर बनेंगे, देखो सबका हेल्प होगी और सभी देखेंगे, उनको भी फायदा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाचन कौशल में मौन पठन व तीव्र पठन का क्या है, विस्तार से समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। वाचन कौशल में मौन पठन व तीव्र पठन दो महत्वपूर्ण विधियां हैं जो किसी पाठ को पढ़ने और समझने की दक्षता को दर्शाती है। इन दोनों का उपयोग पाठ के उद्देश्य और पाठक की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। नीचे इन दोनों का विस्तृत विवरण दिया गया। पहला है मौन पठन। मौन पठन क्या है, तो इसकी परिभाषा है जब कोई व्यक्ति बिना उच्च स्वर में बोले, जैसे मैं भी जोर से बोल रहा हूँ, तो आप अगर घर पर बैठकर अध्ययन करते हैं या याद करते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे मन मन में पढ़ेंगे, वही होता है मौन पठन। अपनी भाषा में कहा जाए तो मन में पढ़े तो उसको मौन पठन कहते हैं। विशेषताएं, ये पठन क्या होता है, सामान्य एवं प्राकृतिक विधि है और इसका उद्देश्य समझ और ध्यान केंद्रित करना होता है। अगर हम मन में लगाकर पढ़ेंगे तो अपनी मानसिक चिंता से उसको सोच विचार करेगा कि ये क्या चीज़ है, उसका अध्ययन कैसे होगा, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, ध्यान केंद्रित करता है। इससे पढ़ने की गति बढ़ती है। अगर आप मौन पठन करेंगे तो उसकी गति तेज होगी। मैं बोल रहा हूँ अभी, तो आपको देख लीजिए 10-15 पेज पढ़ने में करीबन मेरे को आधा से पूर्ण घंटा लग रहा है। उसी हिसाब से अगर मैं इसको मन मन में पढ़ता तो बहुत कम टाइम लगता। ऐसे बोलता हूँ कि इससे पढ़ने में गति बढ़ती है और बड़ा हुआ बेहतर समझ में आता है। ठीक है, समझ में आई मौन पठन की। फिर ये एकांत या शांत वातावरण में प्रभावी होता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से परीक्षा, अध्ययन एवं चिंतन के समय किया जाता है। उदाहरण के रूप में छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय पाठ्य पुस्तक को बिना आवाज के पढ़ते हैं और ये वो होता है मौन पठन। ये क्या होता है दोस्तों, मौन पठन। दूसरा आता है अपने अंदर तीव्र पठन। यानी तीव्र पठन क्या है, इसकी परिभाषा ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी पाठ को केवल मुख्य बिंदुओं या सामान्य अर्थ को जानने के लिए तेजी से पढ़ता है। जैसे मैं अभी आपको तीव्र पठन करवा रहा हूँ या मान लो कोई प्रकार का याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति किसी पाठ को केवल मुख्य बिंदुओं, जैसे ये इस PDF के अंदर आपको ऐसे बिंदु आएंगे, उसके आधार पर आप अच्छे से लिख सकते हैं या उस बिंदु को आप याद स्मरण कर सकते हैं, तो तेजी से बढ़ता है, तो उसे तीव्र पठन कहते हैं। विशेषताएं, ये समय बचाने के लिए किया जाता है। यानी पूरा सिलेबस है, आपको एक वीडियो के अंदर आ गया, समय बच गया आपका, पाठ की संपूर्ण गहराई में जाए बिना केवल मुख्य विचारों को समझा जाता है। जैसे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लिए जहां से जो परीक्षा में आने वाले या जो चांस ज़्यादा है परीक्षा में या कोई भी आए, तो आप ये लिखोगे तो आपके नंबर बन जाएंगे। यानी संपूर्ण गहराई में जाए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं।
फिर इसका समाचार पत्र, पत्रिका या रिपोर्ट के त्वरित अवलोकन में होता है। ये जानकारी को छांटने और निर्णय करने में सहायक सिद्ध होता है। उदाहरण रूप में कोई व्यक्ति अखबार पढ़ते समय सिर्फ मुख्य खबरों को शीर्षकों के आधार पर जल्दी जल्दी पढ़ता है और ये तीव्र पठन माना जाता है। समझ में आ गया तीव्र पठन क्या होता है? और एक होता है मौन पठन। दोनों को विस्तार से पढ़ के जाना और अच्छे से इसको वीडियो को देख के जाना, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएगा। फिर निष्कर्ष इसका यही है कि मौन पठन में गहराई से समझने की प्रवृत्ति होती है, जबकि तीव्र पठन में गति और सारांश प्राप्त करने पर बल होता है। ये दोनों वाचन कौशल की एक लिए उपयोगी है और अलग अलग संदर्भों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि बहुभाषिकता और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध स्थापित करते हुए स्पष्ट करो इसको। बहुभाषिकता क्या है? तो इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान और प्रयोग होना। वर्तमान वैश्विक समाज में बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विशेषता बन चुकी है। ये न केवल संचार कौशल को समृद्ध करती है, बल्कि शैक्षिक उपलब्धियों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बहुभाषिकता और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। तो पहला पॉइंट क्या गया? संज्ञानात्मक विकास के अंदर वृद्धि होती है। बहुभाषी छात्रों में समस्याओं को सुलझाने, स्मरण शक्ति बढ़ाने, ध्यान केंद्रित करने या तार्किक चिंतन करने की क्षमता एक भाषी छात्रों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है और ये संज्ञानात्मक योग्यताएं उनकी शैक्षिक सफलता में सहायक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? भाषिक दक्षता और संप्रेषण क्षमता। बहुभाषी विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं, जिससे उनकी लेखन और वाचन और प्रस्तुति कौशल बेहतर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? संवेदनशीलता और सांस्कृतिक समझ होना, यानी बहुभाषिकता बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वे विविध शैक्षिक परिवेश में बेहतर अनुकूल कर पाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? सीखने में लचीलापन होना। कैसे? तो बहुभाषी विद्यार्थी नई जानकारियां जल्दी सीखने और अनुकूल में सक्षम होते हैं और वे विभिन्न विषयों को बहुभाषी दृष्टिकोण में समझते हैं, जिससे उनकी ज्ञानात्मक गहराई बढ़ती जाती है। पांचवा पॉइंट है सृजनात्मकता और नवाचार। बहुभाषी छात्रों में विचारों की विविधता होती है, जिससे उनमें सृजनात्मकता, सोच और नवाचार की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये प्रवृत्ति उसकी शैक्षणिक परियोजनाओं और अनुसंधानों में सहायता करती है। छठा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की प्राप्ति। बहुभाषी विद्यार्थी वैश्विक शिक्षा प्रणाली में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त तथा छात्रवृत्ति के लिए उनकी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। ये आप अंतर्राष्ट्रीय अवसर के रूप में लिख सकते हैं। निष्कर्ष इसका यही है कि बहुभाषिकता और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य गहरा सकारात्मक संबंध है। बहुभाषिक विद्यार्थी न केवल अकादमिक रूप से श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली में बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। दोस्तों, भाषा शिक्षण में सुनने, लर्निंग, बोलने, स्पीकिंग, पढ़ने, रीडिंग और लिखने, राइटिंग के कौशलों का महत्व स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों मौलिक भाषाई कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनका संतुलित विकास भाषा अधिगम को प्रभावी बनाता है। सुनने का कौशल क्या है? तो सुनना भाषा अधिगम की पहली सीढ़ी है। इससे भाषा के स्वर, उच्चारण, लय और बोलने की गति को समझने में मदद मिलती है। अच्छे श्रोता बनने से छात्र भाषा के अर्थ ग्रहण करने में दक्ष होते हैं। शिक्षण में श्रवण कौशल की वृद्धि हेतु कहानियां सुनना, वार्तालाप सुनवाना आदि अभ्यास किए जाते हैं। दूसरा है बोलने का कौशल, स्पीकिंग स्किल। बोलना भाषा के सक्रिय प्रयोग की दिशा में एक पहला कदम माना जाता है। ये अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है। छात्रों को वाचन, संवाद, चर्चाओं व अभिनय आदि गतिविधियों से बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है पढ़ने का कौशल। पढ़ना भाषा की समझ को गहराई प्रदान करता है। ये छात्रों में कल्पना शक्ति, सोचने की क्षमता और ज्ञानार्जन को बढ़ाता है। पढ़ने से शब्द भंडार समृद्ध होता है तथा व्याकरण संबंधी समझ में विकसित होती है। चौथा पॉइंट क्या है? लिखने का कौशल। तो लिखना भाषा के सृजनात्मक पक्ष से जुड़ा होता है। ये छात्र की अभिव्यक्ति को स्थायित्व प्रदान करता है। अनुच्छेद लेखन, निबंध, पत्र आदि के माध्यम से छात्रों की रचनात्मकता, वाक्य गठन और व्याकरण ज्ञान का विकास होता है। दोस्तों, नेक्स्ट निष्कर्ष इसका क्या है? निष्कर्ष यही है कि भाषा शिक्षण में इन चारों कौशलों का समन्वय विकास आवश्यक है, जिससे छात्र संप्रेषण में कुशल, आत्मविश्वासी और सृजनात्मकता बन सकते हैं।
9वां प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण कि भाषा दोषों के निवारण हेतु शिक्षक की भूमिका को समझाइए। किस किस भूमिका? शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो भाषा के दोषों को दूर करने के लिए बात करते हैं। भाषा दोष। भाषा दोष विद्यार्थियों के बोलने, लिखने या पढ़ने में पाई जाने वाली त्रुटियां होती है, जैसे उच्चारण दोष, वर्तनी दोष, व्याकरण त्रुटियां, अशुद्ध वाक्य रचना आदि। ऐसे दोषों के निवारण में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले शिक्षक को स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर मैं आपके लिए शुद्ध भाषा, शुद्ध लेखनी नहीं प्रयोग नहीं करूंगा तो आप भी परीक्षा में गलत लिख कर आओगे, आप भी गलत बोलोगे किसी को। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षक को स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। सही उच्चारण, व्याकरण और वर्तनी का निरंतर अभ्यास विद्यार्थियों में भाषा के प्रति सजगता उत्पन्न करता है। दूसरा अगला जो पॉइंट आता है इसके अंदर कि शिक्षक को विद्यार्थियों की भाषा क्षमता का मूल्यांकन कर ये पहचानना चाहिए कि वे किस प्रकार के दोषों से ग्रसित है। तत्पश्चात उन्हें उपयुक्त अभ्यास, गतिविधियां और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। रचनात्मक लेखन, वाचन, शुद्ध लेखन प्रतियोगिता, श्रवण अभ्यास, संवाद अभ्यास आदि से भाषा दोषों में सुधार लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑडियो विजुअल सामग्री तथा भाषा अभिव्यक्तिशालाओं, प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक की जागरूकता, सही शिक्षण विधियां और प्रेरणादायक व्यवहार से भाषा दोषों का प्रभाव निवारण संभव है, जिससे छात्रों की भाषिक दक्षता में सुधार होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत एक बहुभाषिक देश है, शिक्षा के संसाधनों के रूप में बहुभाषिकता को प्रयोग कैसे किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत एक बहुभाषिक देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, जबकि पूरे देश में लगभग 122 प्रमुख भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियां प्रचलित है। इस भाषिक विविधता को यदि शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए तो यह छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों और बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। फिर अगला पॉइंट है कि बहुभाषिकता को शिक्षा के संसाधन के रूप में प्रयोग करने से क्या लाभ है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो बौद्धिक विकास में सहायक, पहला पॉइंट है बौद्धिक विकास के अंदर सहायक। तो बहुभाषिक बच्चे अधिक सजग, रचनात्मक और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। उनकी स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक विकसित होती है। दूसरा पॉइंट है मूल भाषा में शिक्षा में सहजता। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे विषय वस्तु को बेहतर समझते हैं, जिससे उनकी जड़ें मजबूत होती है। तीसरा है संस्कृति और पहचान का संरक्षण। बहुभाषिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को संरक्षण देने में मदद करती है, जिससे सांस्कृतिक विविधता बनी रहती है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि साझा संवाद और सहिष्णुता का विकास, यानी साझा संवाद और सहिष्णुता का विकास विभिन्न भाषाओं का ज्ञान बच्चों में अन्य समुदायों के प्रति सम्मान, सहयोग, सहिष्णुता की भावना उत्पन्न करता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है कि कई भाषाओं का ज्ञान व्यक्ति को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की बेहतर संभावनाएं देता है। व्यवहारिक उपाय, तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, तत्पश्चात क्रमिक रूप से दूसरी और तीसरी भाषा सिखाई जाए, जैसे त्रिभाषा सूत्र हमने ऊपर क्वेश्चन में सरल किया था। पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, लोक कथाओं और सांस्कृतिक विषयों को शामिल किया जाए। शिक्षकों को बहुभाषिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे विभिन्न भाषाओं के शिक्षण को प्रभावी बना सके। निष्कर्ष, तो भारत की भाषिकता को बोझ नहीं बल्कि शिक्षा में एक अमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ये न केवल छात्रों की समझ, सोच और रचनात्मकता को बढ़ाती है, बल्कि समाज में सांस्कृतिक एकता, भाषिक सम्मान और समावेशिता को प्रोत्साहित करती है। इसलिए बहुभाषिकता को भारतीय शिक्षा प्रणाली में सक्रिय रूप से अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों 11 नंबर कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका को स्पष्ट करो। संज्ञानात्मक विकास भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण और केंद्रित होती है। संज्ञानात्मक विकास का आशय व्यक्ति को सोचने, समझने, निर्णय लेने और समस्या हल करने और ज्ञान अर्जित करने की क्षमता के लिए विकास है। इसमें भाषा एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, जानकारी ग्रहण करता है और विचारों को संरचित करता है। अगला पॉइंट क्या है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका
सोचने की क्षमता का विकास। पहला पॉइंट है सबसे पहले सोचने की क्षमता का विकास। भाषा व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया को दिशा देती है। जैसे जैसे बच्चे नई भाषिक संरचना सीखते हैं वे अधिक जटिल और सारगर्भित ढंग से सोचने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है समस्या समाधान में सहायता। जब बच्चे भाषा का प्रयोग करके किसी समस्या को 2 शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उसका हल निकाल पाते हैं। तीसरा है स्मृति और ज्ञान संचित करने का माध्यम। कैसे? तो भाषा के माध्यम से हम ज्ञान को संग्रहित और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये स्मृति के विकास में सहायक सिद्ध होती है। एक एक शब्द अच्छे से सुना करो। चौथा पॉइंट क्या है? ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि। कैसे? तो भाषा के माध्यम से निर्देशों को समझना और उनका पालन करना संभव होता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना होता है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो भाषा सामाजिक संदर्भों को समझने और दूसरों को भावनाओं को समझने और संवाद स्थापित करने में मदद करती है, जिससे सहानुभूति, सामाजिक समझ और आत्मनियंत्रण विकसित होता है। छठा पॉइंट क्या है? वर्गीकरण एवं विश्लेषण की क्षमता। दोस्तों, भाषा के द्वारा बच्चे वस्तुओं, घटनाओं और विचारों को वर्गीकृत कर पाते हैं, जिससे विश्लेषणात्मक क्षमता के वृद्धि होती है। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष यही है कि भाषा न केवल संज्ञानात्मक विकास का माध्यम है बल्कि ये इसके निर्माण, अभिव्यक्ति का आधार भी है। इसलिए भाषा शिक्षण को संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। लेव वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक हुए, लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि भाषा और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, ध्वनि उत्पादन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। मैंने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में या आपकी परीक्षा में आएंगे वही परीक्षा में आपके लिए प्रश्न करा रहा हूँ। ध्वनि उत्पादन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर ये रहा आपके लिए कि ध्वनि उत्पादन प्रणाली, साउंड प्रोडक्शन सिस्टम, उस शारीरिक प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य ध्वनि आवाज उत्पन्न करता है। वह शारीरिक प्रणाली जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है? आवाज उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः श्वसन तंत्र, स्वर तंत्र तथा अनुनादक अंगों की सहायता से होती है। ध्वनि उत्पादक प्रणाली के प्रमुख अंग क्या है? तो पहला आता है श्वसन तंत्र। इसमें फेफड़े, श्वास नली आदि आते हैं। ये फेफड़ों से बाहर हवा निकालते हैं जो ध्वनि उत्पादन की आधारशिलता बनती है। दोबारा देखिए, ये फेफड़ों से क्या निकालते हैं? हवा बाहर निकालते हैं जो ध्वनि उत्पादन की आधारशिलता बनती है। दूसरा आता है स्वर तंत्र। तो स्वर तंत्र, इसमें स्वर यंत्र एवं स्वर रज्जुएं होते हैं। जब हवा स्वर रज्जुओं से निकल गुजरती है तो वह कंपन करती है और मूल ध्वनि उत्पन्न करती है। तीसरा है अनुनादक अंग। इसमें मुख गुहा, नासिका गुहा और कंठ शामिल होते हैं और ये कंपनित ध्वनि को संशोधित और बढ़ाते हैं, जिससे अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। फिर अगला जो चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर, उच्चारण अंग। उच्चारण अंग में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जीभ, होठ, दांत, तालु आदि आते हैं और ये ध्वनि को भाषा में बदलते हैं, जैसे क, ट, म आदि। ये क्या करते हैं? अलग अलग शब्दों में बदलते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम मैं ध्वनि बोलते हैं, हवा फेफड़ों से निकलती है, स्वर रज्जु कंपन करती है, नासिका से ध्वनि बाहर निकलती है और होठ मिलकर म ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ये आपको एक उदाहरण बताया, ठीक है। फिर जो निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष इसका ये हुआ कि ध्वनि उत्पादन प्रणाली शरीर की वह जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर विभिन्न अंग मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें भाषा में बदलते हैं और ये संचार के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन थे आपकी परीक्षा में आएंगे और आप 100% इस पर विश्वास करके अच्छे से वीडियो देखकर जाना। और इसकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया, आप टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा पेपर या पीडीएफ, या आप ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आप इस पर मैसेज कर देना, आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अच्छे से अगर आपने 1-2 बार वीडियो देख लिया तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आगे के पेपर के लिए आप कोई भी अगर पेपर है तो आप उनके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अगर इस पर लाइक और कमेंट करेंगे तभी आगे आने वाले पेपर मैं आपके लिए बनवाऊंगा, वरना ये आपके लिए लास्ट पेपर है। क्योंकि आप लाइक नहीं कर सकते और कमेंट नहीं कर सकते तो आपका इतना प्यार और सहयोग नहीं बनेगा, तो हमारे वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। वीडियो तभी उपयोगी होता है जब देखने वाले रुचि से देखें, यानी आप देखते रुचि से, लेकिन जो दूसरे लोग देखते हैं कि यही बोलते हैं कि देखो 1000-1200 लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक मात्र कितने आ रहे हैं? मात्र 20-30 लाइक आ रहे हैं। इसका कारण है कि क्या तो ये वीडियो में कमी आ रही है,
तो वो आप कमेंट के अंदर बताइए, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताइए, क्योंकि आप अगर लाइक और कमेंट करेंगे तो ही हमें वीडियो बनाने का हमारा औचित्य पूरा होगा और उससे वीडियो आगे जाता है। आपके एक लाइक से वीडियो यूट्यूब खुद आगे भेजता है, इसलिए बोलता हूँ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप पूछ सकते हैं। बीएड के जितने भी पेपर होते हैं आप अगर सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे तो आपके लिए बनाता रहूँगा और पीडीएफ एंड वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। इसी आधार पर जय हिंद, जय भारत।